1980 का दशक। सोचिए, रायपुर के एक सामान्य परिवार का एक लड़का मुंबई आता है और महज 10 साल के अंदर वो दलाल स्ट्रीट का, जिसे कहते हैं, बेताज बादशाह बन जाता है। एक ऐसा नाम जिसके एक इशारे पर बाजार नाचता था। हाँ, वर्ली में समंदर के नज़ारे वाला 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस, 29 लग्जरी गाड़ियों का काफला। मतलब कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन जितनी तेजी से ये सितारा चमका, उतनी ही नाटकीय तरीके से टूटकर बिखर भी गया। बिल्कुल। आज हम हर्षद मेहता की कहानी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और आज की हमारी इस पड़ताल का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक आम इंसान आखिर बिग बुल बना कैसे। सही। उसने सिस्टम की ऐसी कौन सी कमियों को पकड़ा जो किसी और को नहीं दिखी, और कैसे उसने भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम को अंजाम दिया। ये सारी बातें जाहिर है हमें मिले सोच से ली गई हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की जड़ें हैं 1973 के रायपुर में। 18 साल का एक लड़का हर्षद, जिसके पिता का छोटा मोटा कारोबार वो डूब रहा था और सेहत भी खराब थी। घर के हालात ठीक नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे, और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो पहुंच गया मुंबई। और मुंबई में उसने लाला लाजपत राय कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू तो की, लेकिन उसका असली कॉलेज तो मुंबई की सड़कें थी। सोर्स बताते हैं कि गुजारा करने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। जैसे कि कभी प्लास्टिक का कबाड़ बेचा, कभी सीमेंट डीलरशिप में काम किया। कहते हैं कि डिलीवरी के पैसे बचाने के लिए वो सीमेंट की 50 किलो की बोरियां वो खुद अपनी पीठ पर लादकर पहुंचाता था। अच्छा। हाँ, तो ये मेहनत और बड़े सपने देखने की जिद वो शुरू से ही उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा थी। सही बात है। कुछ साल बाद उसका पूरा परिवार भी मुंबई आ गया। पढ़ाई पूरी हुई और 1977 में उसे न्यू इंडिया एश्योरेंस में 600 रुपए महीने की क्लर्क की नौकरी मिल गई। उसका भाई अश्विन मेहता भी तब आईसीआईसीआई में काम कर रहा था। दोनों भाई नौकरी के साथ साथ कई छोटे मोटे धंधों में हाथ आजमाते रहे, लेकिन कुछ जमा नहीं। और आखिरकार उन्होंने उस जगह किस्मत आजमाने का फैसला किया जहां पैसा हवा में तैरता है, स्टॉक मार्केट। लेकिन 80 के दशक का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी वो आज के जैसा शांत डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था। वो एक अखाड़ा था। अखाड़ा? हाँ, एक ट्रेडिंग रिंग जहां सैकड़ों लोग एक दूसरे पर चिल्लाते हुए हाथ के इशारों से करोड़ों के सौदे करते थे। इसे ओपन आउटक्राई सिस्टम कहते थे। मतलब उस शोर और हंगामे के बीच अपनी जगह बनाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। और इस अखाड़े में उतरने के लिए आपको एक जॉबर बनना पड़ता था, जो ब्रोकरों के लिए सौदे करता था। हर्षद ने जैसे तैसे पी अंबालाल नाम के एक ब्रोकर से जॉबर का बैच तो ले लिया, लेकिन पहले ही दिन उसे 2,000 रुपए का जोरदार नुकसान हुआ। 2000? उस जमाने में ये तो एक बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी। दिलचस्प बात यही है, ज्यादातर लोग यहाँ टूट जाते, लेकिन हर्षद ने इस नुकसान को अपनी पहली फीस समझा। उसने सीखा कि बाजार सिर्फ हिम्मत से नहीं, दिमाग से चलता है। और कुछ ही महीनों में वो मार्केट के सबसे तेज जॉबर्स में से एक बन गया। उसने समझ लिया था कि इस खेल में जीतने के लिए आपको वो जानना होगा जो दूसरे नहीं जानते। तो उसने पैसा बनाना शुरू कैसे किया? उसकी शुरुआती रणनीतियां क्या थीं? उसने 2 मुख्य तरीके अपनाए। पहला था वो जिसे आज हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग? हाँ, सोचिए, वो कंपनियों की लेबर यूनियनों के नेताओं से दोस्ती करता था ताकि उसे कंपनी के रोजाना के प्रोडक्शन का डेटा मिल जाए। अच्छा। जैसे उसे पता चलता कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो उस कंपनी के शेयर खरीद लेता, और अगर हड़ताल की खबर मिलती तो बेच देता। एक मिनट, ये तो साफ साफ गैर कानूनी है। आज है, लेकिन यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। सोर्स बताते हैं कि उस दौर में इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ कोई सख्त कानून था ही नहीं। बाजार बहुत नया और क्या कहते हैं, भोला था। नियम कानून थे ही नहीं। बिल्कुल। और हर्षद जैसे लोगों ने इसी धुंधलके का फायदा उठाया। उसकी दूसरी रणनीति और भी जबरदस्त थी, पंप एंड डंप। पंप एंड डंप? ये तो सुनने में ही किसी स्कैम जैसा लगता है। और था भी। इसमें वो ऐसी छोटी कंपनियों के शेयर चुनता था जिनमें ज्यादा खरीद बिक्री नहीं होती थी। ठीक है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अचानक बड़ी मात्रा में उस कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर देता। इससे बाजार में एक आर्टिफिशियल डिमांड पैदा होती, शेयर की सप्लाई घट जाती और कीमतें आसमान छूने लगती। बिल्कुल। जैसे ही बाकी निवेशक उस भागते हुए शेयर को पकड़ने आते, हर्षद और उसकी टीम ऊंची कीमत पर अपने सारे शेयर बेच के निकल जाते। बेचारे छोटे निवेशक फंस जाते। मतलब पूरी तरह से बाजार को मैनिपुलेट करना। इन तरीकों से तो वो खूब पैसा बना रहा होगा।
उसे लगने लगा होगा कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन बाजार जैसा कहते हैं किसी का सगा नहीं होता। 18 मार्च 1982, जिसे बाजार में ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है। ब्लैक थर्सडे। उस दिन दोपहर तक सब ठीक था, लेकिन अचानक बाजार में घबराहट में बिकवाली शुरू हो गई और सिर्फ 15 मिनट के अंदर मार्केट इतना गिरा जितना किसी ने सोचा नहीं था। इस क्रैश में हर्षद मेहता लगभग बर्बाद हो गया। कितना नुकसान हुआ उसे? उसे 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 10 लाख उस जमाने में? हाँ, बहुत बड़ी रकम थी। हालत इतनी खराब हो गई कि ब्रोकरों का कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े। बाप रे। सोर्स के मुताबिक अगले कुछ महीनों तक घर का खर्च उसके भाई अश्विन की पत्नी ने चलाया, जो एक फ्रीलांस ब्यूटिशियन का काम करती थी। यहाँ पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और शायद हमेशा के लिए बाजार छोड़ देते। बिल्कुल। लेकिन वो हर्षद मेहता था। वो सिर्फ 3 महीने बाद जून 1982 में एक नई कंपनी के साथ वापस आ गया। ये उसकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ कहता है। सही कहा। इस बार वो जॉबर नहीं बल्कि मालिक बनकर लौटा। उसने और अश्विन ने मिलकर अपनी खुद की ब्रोकिंग फर्म खोली, जिसका नाम रखा ग्रोमोर कंसल्टेंट्स। नाम में ही उसकी महत्वाकांक्षा साफ दिख रही थी। और ग्रोमोर ने आते ही कमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। हर्षद ने एक छोटी सी बात पे गौर किया कि बाजार में चाय की पत्तियों के दाम 3-4 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। आम आदमी के लिए ये कोई बड़ी खबर नहीं थी। नहीं, लेकिन हर्षद ने इसका मतलब निकाला कि टाटा टी जैसी चाय कंपनियों को जबरदस्त मुनाफा होने वाला है। बिल्कुल, ये उसका विजन था। उसने देखा कि इस खबर के बावजूद चाय कंपनियों के शेयर अपनी असल कीमत से बहुत कम पे ट्रेड हो रहे थे। अच्छा। उसने अपने और अपने क्लाइंट्स के लिए टाटा टी और मैक्लोड रसल जैसी कंपनियों के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। 1 साल के अंदर इन शेयरों की कीमत कई गुना बढ़ गई। और इस एक ट्रेड ने हर्षद को स्टॉक मार्केट का नया जादूगर बना दिया। उसकी साख आसमान पर थी। लेकिन जब कोई नया खिलाड़ी इतनी तेजी से ऊपर उठता है तो पुराने खिलाड़ियों को तकलीफ तो होती है। हाँ, और उस वक्त बाजार का सबसे बड़ा पुराना खिलाड़ी था मनु मानिक, जिसे ब्लैक कोबरा भी कहते थे। मनु मानिक बाजार का बेर यानी मंदड़िया था। उसका काम था शेयरों की कीमत गिरने पर पैसा कमाना, जिसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ये शॉर्ट सेलिंग का फंडा क्या था? सरल शब्दों में कहें तो वो शेयर उधार लेकर ऊंची कीमत पर बेचता था और जब कीमत गिर जाती तो सस्ते में वापस खरीद कर लौटा देता। बीच का जो अंतर होता वो उसका मुनाफा होता। हाँ, वो बाजार में गिरावट का बादशाह था। तो ये तो साफ तौर पर बुल हर्षद मेहता और बेर मनु मानिक की टक्कर थी। और ये टक्कर 1986 में हुई। वित्त मंत्री वीपी सिंह के एक बजट के बाद बाजार गिरने लगा। हर्षद ने SPIC नाम की एक कंपनी में बड़ा दांव लगाया हुआ था और उसकी कीमत गिर रही थी। तो मनु मानिक और उसकी गैंग को मौका मिल गया। बिल्कुल, उन्होंने SPIC में जबरदस्त शॉर्ट सेलिंग की ताकि कीमत और गिरे और हर्षद घुटनों पर आ जाए। बाजार में अफवाह फैला दी गई कि हर्षद मेहता दिवालिया होने वाला है। तो क्या वो सच में दिवालिया हो गया? नहीं, यहीं हर्षद ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसके पास पैसे चुकाने की 14 दिन की मोहलत थी। सब मानकर चल रहे थे कि वो पैसा नहीं दे पाएगा, लेकिन उसने दे दिया। उसने 14 दिन से पहले ही पाई चुका दी। भले ही उसे इस सौदे में 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन बाजार में उसका कद और भी बड़ा हो गया। उसने साबित कर दिया कि वो एक लंबा खिलाड़ी है। तो मनु मानिक जैसे पुराने खिलाड़ियों को भी पछाड़कर वो बाजार का सबसे बड़ा नाम बन गया। लेकिन सिर्फ दूसरों के पैसे से खेलकर कोई कितना बड़ा बन सकता है? सही सवाल। उसे अपना साम्राज्य खड़ा करने के तो बहुत बड़ी रकम चाहिए थी। ये पैसा कहाँ से आया? यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। हर्षद अब सिर्फ एक ब्रोकर नहीं रहना चाहता था, वो एक इन्वेस्टर, एक टाइकून बनना चाहता था। इसके लिए उसे चाहिए थे सैकड़ों करोड़ों रुपए, और ये पैसा उसे मिला एक ऐसी जगह से जिसके बारे में आम लोगों को पता भी नहीं था। मनी मार्केट। मनी मार्केट ये स्टॉक मार्केट से कैसे अलग है? बहुत अलग। मनी मार्केट दरअसल बैंकों के आपस में लेन देन का बाजार था। अच्छा। जब किसी बैंक को कम समय, मान लीजिए 15 दिन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती, तो वो दूसरे बैंक से उधार लेता था जिसके पास अतिरिक्त पैसा होता। ठीक है, और इसके बदले में? इसके बदले में उधार लेने वाला बैंक अपनी सरकारी सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड्स गिरवी रखता था। ये एक सुरक्षित सिस्टम माना जाता था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच था। असल में बैंक एक दूसरे को सचमुच में सिक्योरिटीज नहीं देते थे। तो क्या करते थे? वो बस एक कागज का टुकड़ा जारी करते थे जिसे बैंक रिसीट या BR कहते थे। ये BR सिर्फ एक रसीद थी,
एक वादा था कि हाँ, हमारे पास सिक्योरिटीज रखी हैं। और यहीं सिस्टम की सबसे बड़ी और कह सकते हैं जानलेवा कमी छुपी थी। कोई भी ये जांच नहीं करता था कि जिस बीआर को जारी किया गया है उसके पीछे सच में कोई सिक्योरिटी मौजूद है भी या नहीं। क्या बात करें, मतलब पूरा सिस्टम सिर्फ भरोसे पर चल रहा था। सिर्फ भरोसे पर। और हर्षद मेहता ने इसी भरोसे को तोड़ने का तरीका ढूंढ निकाला था। दिमाग चकराने वाली बात है, करोड़ों का लेन देन सिर्फ एक कागज के भरोसे पर। तो हर्षद ने इस कमी का फायदा कैसे उठाया? उसने दो रास्ते खोजे। पहला रास्ता थोड़ा छोटा था। मनी मार्केट में तेजी से काम करने के लिए कई बार बैंक्स डील पक्की होने से पहले ही पैसा ब्रोकर यानी हर्षद के खाते में डाल देते थे। अच्छा। हर्षद को पता था कि ये पैसा 15 दिन तक उसके खाते में यूं ही पड़ा रहेगा। अरे वाह, तो वो बैंकों के ही पैसे को बिना ब्याज के 2 हफ्तों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल, वो उस पैसे को सीधे स्टॉक मार्केट में झोंक देता, अपने पसंदीदा शेयरों जैसे एसीसी की कीमतें बढ़ा देता, और जब 15 दिन बाद मनी मार्केट की डील पूरी करने का वक्त आता तो वो शेयर बेचकर मुनाफा अपनी जेब में रखता और मूल रकम से बैंक की डील पूरी कर देता। एग्जैक्टली ये बैंक के पैसे से ही बैंक को चूना लगाने जैसा था। ये तो अविश्वसनीय है, लेकिन ये तो सिर्फ 15 दिन का खेल था। इतने बड़े बिग बुल बनने के लिए उसे और ज्यादा पैसा और ज्यादा समय चाहिए था। इसका क्या जुगाड़ निकाला उसने? यहीं से असली स्कैम शुरू होता है। ये तो सिर्फ एपिटाइजर था, मेन कोर्स तो और भी बड़ा था। हर्षद ने बैंक ऑफ कराड़ जैसे छोटे और सहकारी बैंकों के अधिकारियों से सांठगांठ की। मतलब उन्हें रिश्वत दी? हाँ, और उनसे ऐसी बैंक रिसीट्स बनवाना शुरू कर दिया जिनके पीछे कोई सिक्योरिटी थी ही नहीं। ये पूरी तरह से नकली बीआरस थीं। 1 मिनट, वो नकली सरकारी रसीदें छपवा रहा था? बिल्कुल, और इन नकली बीआर को वो देश के बड़े बैंकों को देकर उनके बदले करोड़ों अरबों का लोन उठा लेता। अब उसके पास पैसा भी था और समय की भी कोई पाबंदी नहीं थी। उसने सिस्टम में एक ऐसा पाइपलाइन बना लिया था जिससे बैंकों का पैसा सीधे स्टॉक मार्केट में पहुंच रहा था। और इस पैसे ने बाजार में सुनामी ला दी होगी। सुनामी से भी ज्यादा। 1990 से 1992 के बीच बीएसई सेंसेक्स 800 पॉइंट से बढ़कर 4500 पॉइंट्स पर पहुंच गया। 800 से 4500? हाँ, सिर्फ 2 साल में 460% की बढ़त। एसीसी जैसे शेयर की कीमत जो कभी 300 रुपए थी 10,000 रुपए तक पहुंच गई। 10,000? हर्षद को द बिग बुल का खिताब मिल चुका था। वो जिस शेयर पर हाथ रख देता वो सोना बन जाता। मीडिया उसे भारत का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेयर बता रहा था। उसे लगने लगा था कि वो अजय है, वो भगवान है। लेकिन जब आप इतनी तेजी से ऊपर जाते हैं तो कहीं ना कोई गलती जरूर करते हैं। सही कहा। और पतन की शुरुआत 1991 में ही हो गई थी। आरबीआई को मनी मार्केट में बीआर के इस खेल की भनक लग चुकी थी और उन्होंने जांच शुरू कर दी। अच्छा। इसी बीच दिसंबर 1991 में हर्षद ने एसबीआई से 500 करोड़ रुपए तो ले लिए, लेकिन इस बार वो बदले में बीआर नहीं दे पाया। उसका कैश फ्लो बिगड़ चुका था। 500 करोड़ का गैप, ये तो बहुत बड़ा था। एसबीआई ने कुछ किया नहीं? हर्षद ने उस वक्त भी जुगाड़ लगा लिया। उसने एसबीआई की एक ही कर्मचारी आर सीतारमण को रिश्वत दी और खातों में हेरफेर करवा दिया ताकि ये 500 करोड़ की कमी किसी बड़े अधिकारी की नजर में ना आए। लेकिन कागजों को कब तक छुपाया जा सकता था? बिल्कुल, अप्रैल 1992 में एसबीआई के ऑडिटर्स ने अपनी किताबों में ये 500 करोड़ की काली एंट्री पकड़ ली। और यहीं से सारा खेल खत्म होना शुरू हुआ। हाँ, एसबीआई ने हर्षद पर पैसा लौटाने का जबरदस्त दबाव बनाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जांबाज पत्रकार सुचेता दलाल तक पहुंच चुकी थी। और 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर वो ऐतिहासिक खबर छपी। एसबीआई के खातों से 500 करोड़ रुपए गायब, बिग बुल हर्षद मेहता शक के घेरे में। इस एक खबर ने देश की संसद से लेकर सड़क तक भूचाल ला दिया। इस खुलासे के बाद तो जैसे परतें खुलती चली गईं। सरकार ने सीबीआई, आरबीआई और इनकम टैक्स की जांच बैठा दी। एक एक करके सारे घोटाले सामने आने लगे। पता चला कि ये घोटाला 500 करोड़ का नहीं बल्कि 4,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गया और लाखों छोटे निवेशकों के जीवन भर की कमाई डूब गई। और फिर 4 जून 1992 को हर्षद मेहता और उसके भाई अश्विन मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका आलीशान घर, बैंक खाते, गाड़ियां सब कुछ जब्त कर लिया गया। दलाल स्ट्रीट का बादशाह अब सलाखों के पीछे था। ये कानूनी लड़ाई कई साल चली और आखिरकार दिसंबर 2001 में 47 साल की उम्र में पुलिस हिरासत में ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। तो ये कहानी है एक ऐसे शख्स की
जिसने सिस्टम की कमियों को पकड़ा, बाजार को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जो किसी ने देखी नहीं थी। और फिर उसी सिस्टम के द्वारा पकड़ लिया गया। आज भी उसकी विरासत को लेकर बहस होती है। कुछ लोग उसे एक धोखेबाज मानते हैं जिसने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया। वहीं जैसा कि सोर्स बताते हैं, उसका परिवार और समर्थक कहते हैं कि उसे उन कामों के लिए बलि का बकरा बनाया गया जो उस समय बाजार में हर कोई कर रहा था, बस छोटे पैमाने पर। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। वो एक जीनियस था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसकी नैतिकता पर भारी पड़ गई। तो इस पूरी कहानी से आज के निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि जब कोई चीज सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो शायद वो सच नहीं है। बाजार में कोई शॉर्टकट नहीं होता। और ये कहानी एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है। आज हमारे पास बेहतर तकनीक है, सेबी जैसे सख्त रेगुलेटर हैं, हर लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि ऐसा घोटाला दोबारा नहीं हो सकता? सही सवाल है। सिस्टम बदल गए हैं, तकनीक बदल गई है, लेकिन क्या इंसान का लालच और जल्दी अमीर बनने की चाहत बदली है? शायद नहीं। और जब तक ये लालच मौजूद है, तब तक बाजार में हमेशा एक नए बिग बुल के उभरने का खतरा बना रहेगा।